हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में, खूब आनंद ले रहे होंगे क्लासों का और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ। यदि कोई भी किसी भी प्रकार का आपका इशू रहता है तो हम साप्ताहिक जो है डाउट सेशन आप लोगों को रखेंगे, तो उसमें वो सारी चीज़ें और हम लोग क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने अब तक सारी चीज़ें की बात कर ली। बेसिक जो जो चीज़ें थी, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से ये सभ्यता प्रकाश में आई, इसका कालक्रम क्या था, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, फिर यहाँ पर कौन कौन से लोग निवास करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मुख्यतः निर्माता कौन थे। साथ ही साथ हमने बात करी सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की। इसी के साथ हमने बात करी सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो नाम आया, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नाम किस प्रकार से हुआ, कितने नाम इस सभ्यता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्वतंत्रता के पहले क्या स्थितियां थी, स्वतंत्रता के बाद में क्या स्थितियां थी, ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके। आज जो हम लोग विशेष रूप से बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अब प्रत्येक जो महत्वपूर्ण स्थल है, हर एक स्थल को तो नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि आपको पता है कि लगभग अब तक जो है 2400 से 2700 के बीच में कुछ ऐसे स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, तो हर एक स्थल तो पढ़ाना संभव नहीं है, आप लोगों के लिए भी पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन ऐसे स्थलों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो उन स्थलों को बहुत ही अलग तरीके से विस्तार पूर्वक हम लोग बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले उत्खनित क्षेत्र या सबसे पहले खोजे गए क्षेत्र। अब जैसे ही मैंने ये दो शब्द बोले, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम उत्खनित क्षेत्र और खोजा गया क्षेत्र, आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर तो मुझे पता है क्लियर रूप से आ गई होगी कि हम गुरुजी जो है वो हड़प्पा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझें आप। ठीक है, हम लोग हड़प्पा की बात करेंगे आज। हड़प्पा, सबसे पहले हम लोग बात कर लें हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की खोज, तो दोस्तों आपको पता है कि हड़प्पा की खोज 1921 में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। 1921 में की गई, किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। फिर दूसरी हम बात करें, हड़प्पा है कहाँ मूलतः, कहाँ पर है हड़प्पा? तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान, पंजाब प्रांत पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान। और पंजाब प्रांत का जिला था जिसका नाम है मोंटगोमरी। क्या है? मोंटगोमरी। इस मोंटगोमरी का आधुनिक नाम पूछ लिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई, किसके द्वारा की गई? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा कहाँ पर है? तो पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला। कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला। इस मोंटगोमरी जिले का वर्तमान नाम बदल गया है, वर्तमान नाम बदल गया है। और नाम क्या हो गया इसका? साहिवाल। मोंटगोमरी जिला, और इस मोंटगोमरी जिले का वर्तमान जो नाम आता है आपका, वर्तमान साहिवाल, वर्तमान साहिवाल। अगली बात हम करते हैं कि हड़प्पा के निदेशक कौन थे। निदेशक, तो हड़प्पा के जो निदेशक थे वो थे आपके जॉन मार्शल, जॉन मार्शल।
अगली हम बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? अब यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिएगा, नदी का नाम पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। अब आजकल क्या है कि नदी नहीं दे करके नदी का तट पूछ लिया जाता है। नदी का क्या? तट पूछ लिया जाता था, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, हड़प्पा आप लोगों को पता है कि रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। रावी नदी का कौन सा तट? रावी नदी का भी कौन सा तट? तो रावी नदी का बायां तट। रावी नदी का बायां तट। नदी कौन सी है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर स्थित है। आगे बात समझ में क्लियर है? ये आपके बिल्कुल बेसिक से साधारण से प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात हम लोग करने वाले हैं, और वो बात करने वाले हैं हड़प्पा के उत्खनन की। उत्खनन का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझेंगे हम, फिर हम बात करेंगे कि उत्खनन किसने किया और कितनी बार अब तक हड़प्पा का उत्खनन हो चुका। वैसे तो अभी भी वर्तमान में भी चल रहा है, लेकिन उस समय की हम बात करेंगे। उत्खनन का मतलब कि ये होता है कि खुदाई करना। हड़प्पा जो हमें नगर मिला था, किस तरीके से नगर मिला, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका हड़प्पा नगर है पूरा का पूरा। कौन सा नगर है? हड़प्पा नगर है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ इसमें चीजें देख रहे होंगे आप, किस प्रकार से मकानों की आकृतियां दिख रही होगी आपको, आप लोगों को, ठीक है। ये यहाँ पर आपको एक जो है टीला टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये सड़कें एक दूसरे को, ये देखो सड़कें जा रही है, ये मकानों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने खुल रहे हैं। ये नगर नियोजन की बात करेंगे, ये पूरा का पूरा नगर नियोजन का है जो है दृश्य है। तो ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इतनी, भाई ये तो चीजें दबी हुई थी जमीन के नीचे। कहाँ दबी हुई थी? जमीन के नीचे दबी हुई थी, ठीक है ना। तो इनको देखो इस प्रकार से सुस्पष्ट रूप में चीजें हमें अभी भी पता लग रहा है कि यार इस प्रकार के देखो मकान होंगे होंगे, ठीक है ना। मकानों के दरवाजे, घरों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने खुल रहे हैं। कुछ ये बड़े बड़े आकार के मकान बने हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये दुर्ग टाइप का, किला टाइप का कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार की जब चीज़ों की खुदाई होती थी तो बहुत ही अलग औजार होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई गेंती ले लिया, पावड़ा ले लिया, है ना, कुदाली ले ली और खोदना स्टार्ट कर दिया, नहीं। बहुत महीन महीन औजार होते हैं, बहुत समय लगता है इसकी खुदाई में, इसके उत्खनन में। उत्खनन का मतलब होता है उसका खुदाई करना। उत्खनन का मतलब क्या है? खुदाई करना। तो यदि हम बात करें तो हड़प्पा का जो उत्खनन है वो 2 बार किया गया था, ठीक है ना। उत्खनित हड़प्पा, ठीक है ना, इस प्रकार का देखो। तो कितने मतलब लोगों ने मेहनत के साथ, मजदूर जो है वहां पर जो मजदूर थे, कितनी मेहनत के साथ खुदाई की होगी। एक एक चीज को किस प्रकार से तराश करके भूमिगत जो चीजें थी उनको बाहर निकाला होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उत्खनन का मतलब क्या है? खुदाई करना, ठीक है ना। उत्खनन का मतलब क्या है? खुदाई करना। और धीरे 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 जो है वहां से एक एक चीज को जिस रूप में थी उसी रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। तो बहुत ही समय लगा, ठीक है। धीरे धीरे जो है इनका उत्खनन किया गया। तो हम लोग बात कर लेते हैं उत्खनन की। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, यदि हड़प्पा के उत्खनन की बात आए, हड़प्पा के उत्खनन की बात आए तो हड़प्पा का जो उत्खनन है ना, हड़प्पा का उत्खनन 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार। हड़प्पा का उत्खनन 2 बार किया गया वस्तुतः, ठीक है। अब 2 बार में दोनों बार अलग अलग व्यक्तियों ने किया, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बार उत्खनन तो विशेष रूप से ध्यान रखना, सबसे पहली बार उत्खनन तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया 1921 में। लेकिन उसके बाद में, क्योंकि भाई जब कोई भी क्षेत्र हमें खोजा जा रहा है, सबसे पहले यदि कोई क्षेत्र मिल रहा है तो इसका मतलब बिना खुदाई के तो मिला नहीं होगा। खुदाई तो उस समय करवाई, लेकिन थोड़ा सा व्यापक रूप में। किस रूप में? व्यापक रूप में
व्यापक रूप में जो है इसका विशेष रूप से 2 बार उत्खनन किया गया। देखो कब, पहली बार याद रखना इसके 5 साल बाद 1921 में 5 साल जोड़ोगे तो कितना आएगा 1926। तो पहली बार तो 1926 में किया गया, ठीक है, व्यापक रूप से उत्खनन। और फिर इस 1926 में 20 जोड़ेंगे हम। देखो इसमें हमने 5 जोड़ा 1926 आ गया, इसमें हमने 20 जोड़ा कितना आ गया 1946। तो 2 बार इसका विशेष रूप से उत्खनन देखने को मिलता है। पहली बार तो 1926 में और दूसरी बार 1946 में। 1926 में किसके द्वारा किया गया, तो 1926 में याद रखिएगा एक व्यक्ति था जिनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स। आ गई बात समझ में। पहली बार उत्खनन 1926 में व्यापक रूप से किसने करवाया है, माधव स्वरूप वत्स ने। दूसरी बार व्यापक रूप से उत्खनन करवाया गया था मार्टिन व्हीलर के द्वारा। मार्टिन व्हीलर। तो ये 2 लोग विशेष रूप से आपको याद रखना है, उत्खनन करता है, ठीक है ना भाई। राय बहादुर दयाराम साहनी तो है ही है, इसके अलावा जो 2 मुख्य उत्खनन करता थे वो कौन थे, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर। माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन इसकी देखरेख में कब हुआ 1926 में, ठीक है, और 1946 में मार्टिन व्हीलर की देखरेख में उत्खनन प्रारंभ किया गया था। कहाँ का, हड़प्पा का। आगे बात समझ। तो ये बहुत बेसिक से आपके प्रश्न बनते हैं, इनकी चर्चा हमने कर ली है। आगे चलते हैं, आगे किस तरीके की चीजें इसमें और पूछी जाती है, ध्यान से सुनना। अब यदि हम हड़प्पा नगर की बात करें तो पहले तो मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये देखिएगा, इसको समझाता हूं फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये संपूर्ण हड़प्पा नगर का जो है दृश्य है एक तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण नगर की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो नगर था ना, ये नगर 2 भागों में विभाजित था, ठीक है ना। एक तो ऊंचा वाला भाग, ठीक है, एक निचला नगर, ठीक है ना। ऊंचा वाला जो भाग था वो हमेशा दुर्ग टीला कहलाता था। क्या कहलाता था, दुर्ग टीला। यहाँ पर आपको देखो बड़ा सा टीला टाइप का बना हुआ दिखाई दे रहा है, दुर्ग टाइप का, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, दुर्ग टीला। इससे नीचे जो नगर जो था, जहां पर जन सामान्य लोग निवास करते थे, उसको नगर टीला कहते थे। क्या कहते थे, नगर टीला। ये देखो पूरे के पूरे ईंटों से बने हुए मकान दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो यदि हम हड़प्पा नगर की बात करते हैं, ठीक है ना, ये आपका हड़प्पा का नगर नियोजन है। क्या है, नगर नियोजन, कि किस प्रकार से नगरों का निर्माण किया गया था वहां पर, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ऊपरी वाला जो भाग है इसको हमने नाम दिया था दुर्ग टीला। क्या नाम दिया, दुर्ग बना हुआ था इसलिए दुर्ग टीला। और नीचे केवल और केवल मकान थे, निचला भाग तो अलग अलग 2 भाग मिलते हैं इसके, है ना। उसको हमने नाम दिया नगर टीला। क्या नाम दिया, नगर टीला। तो हड़प्पा सभ्यता में, मैं केवल हड़प्पा नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से मैं पूरी की पूरी आपकी हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूँ। यदि हम बात करें कि संपूर्ण सेंधव सभ्यता या संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। संपूर्ण हड़प्पा नगर, याद रखना, मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ हड़प्पा, लेकिन केवल हड़प्पा का क्षेत्र पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ में संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता या संपूर्ण सेंधव सभ्यता एक ही बात है, ठीक है ना। इनके नगर विन्यास की बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से नगर का विन्यास होता था, किस प्रकार से नगर जो है नगर नियोजन था, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा देखो, ऊपरी भाग ये आपका दुर्ग टीले वाला कहलाता था, इसके जो नीचे का पेटे का जहाँ भाग था वो कहलाता था नगर टीला। किस प्रकार से था, क्या क्या चीजें यहाँ से मिली है, वो सारी बात हम लोग अब करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यह नगर, मैं हड़प्पा का नगर नियोजन ही पढ़ा देता हूं पूरा आपको। नगर नियोजन, तो ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था, 2 भागों में विभाजित था।
कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से? पहला भाग इसका कहलाता था दुर्ग टीला, अभी हमने दिखाया आपको, है ना। पहले भाग को हमने क्या कहा? दुर्ग टीला, ठीक है। दूसरा भाग जो था इसका ये कहलाता था आपका नगर टीला। क्या कहलाता था? नगर टीला। पहला भाग आपका क्या कहलाता था? दुर्ग टीला। और दूसरा भाग क्या कहलाता था? नगर टीला। अब दुर्ग टीले की भी हम सामान्य बात करेंगे। दुर्ग टीला क्या, कैसे? तो दुर्ग टीला, पहली बात तो ध्यान से सुनना कि दुर्ग टीला जो था वो ऊंचा भाग था, ऊंचा भाग, ठीक है ना। नगर टीला क्या था? निचला भाग। क्या था ये? निचला भाग। अब यदि हम बात करें तो दुर्ग टीले में, अब आपको याद रखना, देखो एक एक चीज कंपेयर करते हुए देखो, ध्यान से सुनना। दुर्ग टीले की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना विशेष रूप से, इसी दुर्ग टीले को क्या कहा जाता था? पश्चिमी टीला, क्योंकि दुर्ग टीला जो था वो पश्चिम दिशा की तरफ बना हुआ था। आगे बात समझ में? दुर्ग टीला जो था वो कौन सी दिशा में? पश्चिमी दिशा में बना हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? पश्चिमी टीला, ठीक है ना। क्या कहलाता था ये? पश्चिमी टीला। जबकि हम बात करें नगर टीले की, तो नगर टीला जो था वो पूर्वी दिशा में था। कौन सी दिशा में? या यूं कहूं कि नगर टीले का जो मुख्य प्रवेश द्वार था, नगर टीले का जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो कौन सी दिशा में? पूर्वी दिशा में होने के कारण इसको क्या कहा जाता था? पूर्वी टीला। क्या कहा जाता था? पूर्वी टीला। तो ऊंचा भाग था ये, वो निचला भाग था, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहा कहते थे? पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात याद रखना यहां से, क्या कि इस दुर्ग टीले में, दुर्ग में कौन निवास करेंगे? राजा निवास करेगा, यस और नो? भाई राजा ही तो निवास करेगा। राजा निवास करेगा, इसका मतलब कौन सा वर्ग हो गया? प्रशासनिक वर्ग। तो दुर्ग टीले में प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, ठीक है। इसी दुर्ग टीले को सबसे महत्वपूर्ण स्टार बना रहा हूं, देखो, इसी दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। मार्टिन व्हीलर ने दुर्ग टीले को माउंट एबी की संजाति, क्या कहा इसको? माउंट एबी, माउंट एबी कहा। आगे बात समझ में? अब आ जाते हैं नगर टीले की तरफ। निचला भाग है, ठीक है ना। अब निचला भाग है तो मैंने कहा कि इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार जो था वो पूर्वी दिशा की तरफ था। कौन सी दिशा की तरफ था? पूर्वी दिशा की तरफ था। पूर्वी दिशा की तरफ होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? पूर्वी टीला। पहली बात क्या कहा जाता था? पूर्वी टीला। और नगर टीला है तो इसका मतलब जन सामान्य लोग निवास करेंगे। आगे बात समझ में? इसी को क्या कहा जाता था? पूर्वी टीला कहा जाता था, पूर्वी टीला कहा जाता था, ठीक है। और पूर्वी टीला है तो इसमें कौन? जन सामान्य, नगर के जन सामान्य लोग निवास करते थे। नगर के सामान्य लोग, सामान्य लोग निवास करते थे। ये बातें हो गई, हमने बात कर ली। देखो ध्यान से सुनना, हम चर्चा कर रहे थे नगर नियोजन की। तो नगर नियोजन संपूर्ण जो हड़प्पा के जितने भी नगर मिले हैं ना, उनकी यही व्यवस्था है सबकी, ठीक है। 2 भागों में विभाजित मिलते हैं। केवल और केवल एकमात्र ऐसा स्थल है, कौन सा? धोलावीरा, जो 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। बाकी जितने भी नगर हैं वो 2 ही भागों में विभाजित मिलते हैं। पहला हड़प्पा का देखो 2 भाग कौन सा है? दुर्ग टीला उचला भाग था, ऊंचाई के ऊपर स्थित था, हमने आपको फोटो भी दिखा दिया।
ठीक है। इसी को पश्चिमी टीला कहा जाता था। मार्टिन व्हीलर ने इसको क्या कहा, माउंट एबी की संज्ञा दी। मार्टिन व्हीलर ने इसको क्या कहा, माउंट एबी। अब यहाँ दुर्ग टीले में क्या, प्रशासनिक वर्ग के लोग, है ना, प्रशासनिक वर्ग के लोग इसमें क्या करते थे, निवास करते थे। दूसरी यदि हम बात करें नगर टीले की, निचला भाग था, ठीक है ना, निचला भाग था। और इसी को क्या कहा, पूर्वी टीला। क्यों कहा, क्योंकि मुख्य प्रवेश द्वार जो था वो पूर्व दिशा की तरफ था। कौन सी दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ होने के कारण इसी को क्या कह दिया गया, पूर्वी टीला। और इसमें क्या, नगर के सामान्य लोग निवास करते थे, नगर के सामान्य लोग निवास करते थे। कैसे, अभी चलते हैं, देखिएगा। ये देखिएगा, हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं। हड़प्पा नगर में आपको समझाऊंगा तो पूरा का पूरा नगर नियोजन आपको समझ में आने वाला। कैसे, आपके सामने मैंने एक क्या बना दी है, नदी बना दी है। क्या बना दी है, ये आप मान लीजिएगा कि क्या है, आपकी नदी है। क्या है, नदी है। अब देखो, कुछ चीजें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। ये नदी का तट होता था भाई। ज्यादातर जो स्थल मिले हैं ना, वो सारे के सारे नदी के तट पर मिले हैं। कहाँ मिले हैं, नदी के तट पर मिले हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर देखो, ये नदी बह रही है आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या है, नदी है। कौन सी नदी है, हड़प्पा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ये आपकी रावी नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई, रावी नदी। ये लो साहब, कौन सी नदी है, रावी नदी। तो यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने आपको एक बात कही कि हड़प्पा जो नगर था वो रावी नदी के बाएं तट पर था। अब मान लो कि ये वाला जो तट है, इधर वाला, ये कौन सा है, बायां तट है। कौन सा तट है, और इसी नदी के पेटे पर बना हुआ होता था दुर्ग टीला। यहां पर नदी के बिल्कुल पेटे के ऊपर कौन सा टीला बना हुआ था, होता था दुर्ग टीला। और इस दुर्ग टीले का मुख्य जो प्रवेश द्वार होता था, वो प्रवेश द्वार होता था आपका यहाँ पर। कौन सी दिशा में, पश्चिमी दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिमी दिशा में। ये आपका इसका क्या है, प्रवेश द्वार है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दुर्ग टीले में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि दुर्ग टीला कहाँ बना हुआ होता था, नदी के पेटे पर। कहाँ, नदी के पेटे पर। और यही इसी दुर्ग टीले में यहाँ पर भी एक द्वार होता था। यहाँ पर भी आपका क्या होता था, एक द्वार होता था। अब ये द्वार क्यों रखा जाता था, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी एक द्वार है और इधर भी एक क्या है, द्वार है। क्यों होता था, इसके पीछे क्या कारण था, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनना। दुर्ग टीला नदी के पेटे के ऊपर बना हुआ है। पहली बात तो ये आपका जो टीला देख रहे हैं आपका, वो कौन सा है, दुर्ग टीला है। दुर्ग टीला, इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो कौन सी दिशा की तरफ है, पश्चिमी दिशा की तरफ है। कौन सी दिशा की तरफ, पश्चिमी दिशा की तरफ। अब यहाँ देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें, और महत्वपूर्ण बातें क्या, इसी दुर्ग टीले से ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में 6-6 की पंक्तियों में, कितनी, 3, 4, 5 और 6, 6-6 की पंक्तियों में 2 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। 6-6 की पंक्तियों में कुल 12, कुल कितने हो गए आपके, 12 अन्नागार मिलते हैं। कहां से, यहां से। अन्नागार कैसे, चलिए दिखाता हूं आपको। ये वाला है, यहां से देखिएगा, ये पूरा का पूरा दुर्ग टीला है। इस दुर्ग टीला का ये वाला जो भाग है आपको दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक ये वाला इधर, ठीक है ना। यहाँ सामने से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6-6 की पंक्तियों में आमने सामने बड़े विशालकाय अन्नागार मिले। अन्नागार का मतलब क्या है, आपने प्राचीन समय में दादी अम्मा को देखा होगा, गोबर की बहुत बड़ी सी ऐसी कोठी बनाते थे जिसमें अन्न डालने के काम आती थी, ठीक है ना, विशालकाय अन्नागार,
ठीक है ना। तो 6-6 की पंक्तियों में कुल 12, देखो क्या है, अन्नागार। कुल कितने हैं, 12। कुल कितने अन्नागार मिलते हैं, 6-6 की पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले हैं। कौन से टीले से मिले हैं, तो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दुर्ग टीले से। कहां से, ये देखो इस प्रकार से वहां पर कोठियां भी होती थी, ठीक है ना, अनाज संग्रहण करने के लिए। अन्नागार का मतलब क्या है, अनाज संग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो 6-6 की पंक्तियों में क्या मिलते हैं आपको, अन्नागार मिलते हैं। यहां पर ये क्या है, आपके अन्नागार हैं। और अन्नागारों की कुल संख्या पूछ ले दोस्तों तो ध्यान से सुनिएगा, कुल अन्नागारों की संख्या है 12। कितनी है, 12। 6-6 की पंक्तियों में 2 है, ठीक है ना। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है ना। अब यहीं से ये वाला जो भाग था, इस वाले भाग में यहां पर कुछ इस प्रकार के आवास मिलते हैं। अब ये आवास किसके लिए थे, तो दोस्तों ध्यान से सुनना। एक तो है मजदूरों के बेरक, मजदूर बेरक, मजदूर बेरक। दूसरे आपके क्या है, श्रमिक आवास है, श्रमिक आवास। अब 2 शब्द लिखे मैंने, एक तो लिखा मजदूर बेरक, दूसरा मैंने लिखा है श्रमिक आवास। यहां से ध्यान से सुनिएगा, इधर लिख देता हूं मैं ये आपका क्या है, श्रमिक आवास है। क्या है, श्रमिक आवास है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मजदूरों के बैरक कुछ ऐसे होते थे जो बंधुआ मजदूर होते थे, ठीक है ना। भाई किसी राजा को जो है, किसी राजा से कोई चीज ली, धन लिया, ठीक है ना, तो उसने चुकाया नहीं, तो उस स्थिति में उसको मजदूर बना करके बैरक में डाल देते थे, पूरे दिन मजदूरी करवाएंगे। किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, ठीक है ना, तो भी उस स्थिति में उससे मजदूरी करवाएंगे, ठीक है ना। तो मजदूरों के बैरक। दूसरे श्रमिक, श्रमिक का मतलब क्या है, श्रमिक का मतलब चीजें तो वही है, लेकिन ये वेतन के ऊपर होते थे, तो इनके लिए आवास बने हुए थे, मजदूरों के बैरक बने हुए थे। अब यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा यहाँ एक गोलाकार चबूतरा, और इस गोलाकार चबूतरे में यहाँ इस वाले पूरे के पूरे भाग में बड़े बड़े विशाल काय, देखो ये है ना, इस प्रकार से मकान बने हुए थे। ये प्रशासनिक भवन थे। क्या थे, प्रशासनिक भवन। प्रशासनिक भवन। बड़े जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है ना, बड़े जो लोग होते थे, उनके निवास के लिए, है ना, उनके निवास के लिए प्रशासनिक भवन बने हुए होते थे। यहां से देखिएगा, अब आपसे प्रश्न क्या बनता है। एक तो हमने बात कर ली कि दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा है, माउंट एबी कहा है। दुर्ग टीला कहां पर होता था, नदी के पेटे पर होता था। नदी के पेटे पर भी यहाँ पर देखो 2, एक इधर प्रवेश द्वार है, एक इधर प्रवेश द्वार है। क्यों है, कैसे है, अभी बात करेंगे, ठीक है। दुर्ग टीले से हमें क्या मिले हैं, अन्नागार मिले। अन्नागारों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। अन्नागार है तो इसका मतलब यहाँ अन्न डालने के काम आता था, तो कोई ना कोई आपको अन्न भी मिला होगा यहाँ से। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हमें गेहूं, एक तो हमें क्या, किसके दाने मिले हैं, गेहूं, और दूसरे हमें जो है जौ के साग से मिलते हैं, गेहूं और जौ। अब यहाँ से सीधा सीधा आपका प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता से गेहूं के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपका देखो सीधा उत्तर हो गया ना, हड़प्पा की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, हड़प्पा। तो हड़प्पा के अन्नागार से सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि सर्वप्रथम जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो क्या उत्तर होने वाला, हड़प्पा से हमें सर्वप्रथम जौ के साक्ष्य मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपकी अलग होगी। कैसे होगी कि यहीं से जौ से आपको घुमा करके प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य, क्या चीज, उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो उस स्थिति में आपका उत्तर हड़प्पा नहीं होकर के क्या होगा, बनावली होगा। क्या होगा, बनावली। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखो यहां पर ये नदी का पेटा, नदी के पेटे पर यहां पर भी दरवाजा होता था, और यही दरवाजे बनाए क्यों जाते थे, क्योंकि भाई जो नदी है ना, ये नदी जो है परिवहन का भी तो कार्य करती थी। किसका कार्य करती थी, परिवहन का कार्य करती थी। इसलिए यहीं से हमें क्या मिलती है, नाव मिलती है। क्या मिलती है, नाव के साक्ष्य।
और दोस्तों तो देखो नाव है, ये क्या है, नाव। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नाव के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा के दुर्ग टीले के पेटे से हमें नाव के साक्ष्य भी मिलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? अब ये नाव एक तो परिवहन का काम करती थी, यहीं से दुर्ग टीले से होकर के लोग इधर आगे की तरफ, इधर आगे की तरफ जो है नाव में बैठ करके चले जाया करते थे, ठीक है ना, क्या करते थे, चले जाया करते थे। दूसरा, अब किसी को अनाज पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है, अनाज पहुंचाना है, तो भी वो ऐसा थोड़ी है कि भाई नाव में जो है सॉरी नदी में बोरा रख देगा और वो आगे चला जाएगा। भाई ट्रक गाड़ियां तो कुछ इस समय ज्यादा थी नहीं, ठीक है ना। तो नाव का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? नाव का प्रयोग होता था। अनाज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए भी नाव का प्रयोग, और दूसरा परिवहन, एक जगह से दूसरे दूसरी जगह जाने के लिए भी किसका प्रयोग होता था? नाव का, ठीक है ना। आगे बात समझ। अब फिर दूसरी चीज देखो, ध्यान से सुनना। अन्नागार विशेष रूप से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। किस रूप में? अभी आपको विशेष कुछ मैं तथ्य लिखवाऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिएगा। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत मानी जाती है। संपूर्ण सैंधव सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में दूसरी सबसे बड़ी इमारत किसको माना जाता है? हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार। ये बड़े बड़े विशालकाय अन्नागार हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज क्या है? पहली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो पहली सबसे बड़ी इमारत दोस्तों ध्यान से सुनना, लोथल का गोदीबाड़ा है। कौन सा है? लोथल का गोदीबाड़ा। उसके बाद यदि हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो के स्नानागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, वो भी विशाल इमारतों में माने जाते हैं। लेकिन संपूर्ण सैंधव सभ्यता में जो अन्नागार मिले हड़प्पा से, ये दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। आगे बात समझ में। पहली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो लोथल का गोदीबाड़ा। ये सारे पॉइंट आपको मैं अभी समझाने वाला हूं, लिखने वाला हूं। तो ये चीजें आपको कुछ विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, इसी दुर्ग टिल्ले से थोड़ा सा आगे की तरफ निकलते थे तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर एक ईंटों का गोलाकार वृत्ताकार चबूतरा मिला है। ईंटों का क्या मिला है हमें? गोलाकार वृत्ताकार चबूतरा मिला है। अब यहाँ से देखो, ये सीढ़ियां भी मिली हैं, इस तरीके से लोग चढ़ते थे इसी चबूतरे के ऊपर, ठीक है ना। अब ये काम क्या आता था वो बाद में बात करेंगे। केवल अभी दिमाग में इतना रखना है कि ये ईंटों का हमें क्या मिला है? गोलाकार चबूतरा मिला है। गोलाकार क्या मिला है? चबूतरा मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा के दुर्ग टीले के सामने से। तो ये ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, वृत्ताकार चबूतरा मिला है हमें। कहां से? हड़प्पा के दुर्ग टीले के सामने से। क्या कारण था, यहाँ क्यों बनाया गया है, ठीक है ना। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी केवल इतना दिमाग। अब हम थोड़ा सा देखो, दुर्ग टीले की हमने बात कर ली, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे की बात कर ली। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी को आगे पहुंचाते हैं हम। कहाँ? नगर टीले की तरफ। तो ये देखिएगा, इसी के नीचे जस्ट यहाँ पर, इसी के नीचे जस्ट यहाँ पर जो था वो आपका क्या था? नगर टीला था। क्या था? नगर टीला। और नगर टीला कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार मान लीजिए आप, ठीक है। अब ये इसका मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो पूर्वी दिशा की तरफ है। पहली बात तो ये कौन सी दिशा की तरफ है? पूर्वी दिशा की तरफ। और पूर्वी दिशा की तरफ ये जो है पूरा का पूरा ये इस प्रकार से, ये पूरा का पूरा नगर बसा हुआ था, ठीक है ना। ये इसका क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है। ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है।
अब दूसरी चीज यहीं पर ध्यान रखनी है कि यहीं से, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो पार्ट है, यहीं से एक सड़क इधर से भी आती थी, ठीक है, और ये इस प्रकार से सड़कें मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये आपका चबूतरा टाइप का चौराया जिसे हम बोलते हैं, वो इस तरीके का चौराया बना हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब यहाँ से मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये इस प्रकार से पूरा का पूरा नगर नियोजन है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आपकी है ना, ये क्या आपकी मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क, और ये भी आपकी क्या है, मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क। ये लो साहब, तो पहली चीज तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि सड़कें देखो एक दूसरे को कहाँ काट रही है, समकोण। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो बन रहा ना। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सड़कें एक दूसरे को कहाँ काट रही है, समकोण पे काट देती। सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, समकोण पे काट रही हैं, ठीक है ना। इसी को हमने क्या कहा, ग्रिड पैटर्न। इसी को हमने कहा ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। इसी को हमने मेष पद्धति कहा। क्या कहा, मेष पद्धति। ये इसका जो है मुख्य प्रवेश द्वार है, ये इसका क्या है, पूर्वी प्रवेश द्वार या मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, ठीक है। आगे बात समझ में, इधर से लोग प्रवेश करते थे पूर्वी दिशा की तरफ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पूर्वी टीला। इसी को हमने क्या नाम दिया, नगर टीला। क्या नाम दिया, नगर टीला। इसी नगर टीले को हमने क्या कहा, पूर्वी टीला। क्या कहा, पूर्वी टीला। पूर्वी टीला कहने के पीछे कारण क्या था, बात समझ में आ गई ना। क्योंकि इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था, जो था वो कौन सी दिशा की तरफ था, पूर्व दिशा की तरफ। अब यहाँ पर देखो मकान भी तो बने हुए होंगे भैया, तो कुछ मकान भी बना देते हैं, थोड़े छोटे छोटे ही बनाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। अब देखो मकान जो थे ना वो यहाँ गलियों में आमने सामने बने हुए थे, ये बिल्कुल छोटी छोटी इस प्रकार की गलियां होती थी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो मकान बने हुए होते थे इस प्रकार से, बड़े बड़े कुछ ये इस प्रकार से मकान बने हुए थे। और मकान देखो, घरों के दरवाजे, इनके दरवाजे भी तो खोलने पड़ेंगे, तो घरों के दरवाजे आमने सामने होते थे यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से घरों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने गलियों में खुलते थे। बात समझ में आ रही है? ये सबसे बड़े आपके बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। मकानों के दरवाजे, हड़प्पा नगर के मकानों के दरवाजे आमने सामने कहाँ खुल रहे हैं, गलियों में खुल रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं, गलियों में। यहाँ पर और बनाते हैं, देखिएगा किस तरीके से। ये पूरा का पूरा ये आपकी छोटी सी गली, ठीक है, एक गली और बना देते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पे मकान बना दो साहब। ये लीजिए, ये इस प्रकार से क्या बने हुए थे, मकान बने हुए थे। और मकानों के दरवाजे हमेशा एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे। मकानों के दरवाजे एक दूसरे के सामने कहाँ खुलेंगे, आमने सामने। कहाँ खुलेंगे, आमने सामने। यहाँ पर भी कुछ बड़े बड़े मकान बना दूँ, ठीक है। बस भावनाएं समझ जाना भाई, जो चीज़ आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ बस वो चीज़ आप समझें। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा नगर नियोजन है। ये क्या है, पूरा का पूरा नगर नियोजन। पहली चीज तो हमने देखी कि मकानों के दरवाजे एक दूसरे के सामने आमने सामने खुल रहे हैं। और कहाँ पर खुल रहे हैं, गलियों में खुल रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं गलियों में खुल रहे हैं। आगे बात समझे तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि हड़प्पा नगर के मकानों के दरवाजे आमने सामने कहाँ खुलते थे, गलियों में। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके मकानों के दरवाजे गलियों में नहीं खुल के कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ, इस तरफ या इस तरफ।
आगे बात समझ में। संपूर्ण सेंधव सभ्यता में लोथल केवल एकमात्र ऐसा स्थल था, लोथल केवल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके मकानों के दरवाजे आमने सामने गलियों में नहीं खुल करके कहां खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। कहां खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ। अब ध्यान से सुनिएगा, नगर भी बसा दिया, लोग भी रखने पड़ेंगे। अब मान लीजिएगा कि यहां पर कोई एक व्यक्ति रहता है, यहां पर एक कोई व्यक्ति रहता था, बुजुर्ग था, मृत्यु हो गई। क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद में देखो ये यहां से इस तरफ लेकर के आते थे इसको, और इस तरफ ला करके दक्षिण दिशा की तरफ, यहां पर कौन सी दिशा की तरफ, दक्षिणी दिशा की तरफ, कौन सी दिशा की तरफ, दक्षिणी दिशा की तरफ। यहां इस देखो, ये आपका जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये इसका उत्तरी भाग है ना, ये इसका दक्षिणी भाग है, ये इसका पूर्वी भाग है। तो यहां दक्षिणी भाग में ध्यान से सुनिएगा, कौन से भाग में, दक्षिणी भाग में ला करके व्यक्ति को दफना दिया जाता था। तो कुछ इस प्रकार से दफनाया, किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार लाइन से, ठीक है ना। तो यहाँ दक्षिणी भाग में क्या मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं। हड़प्पा नगर के कौन से भाग में कब्रिस्तान मिले हैं, दक्षिणी भाग में। कौन से भाग में, दक्षिणी भाग में। ये महत्वपूर्ण बात बनती है आपके। और देखो 37 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं यहाँ पर, 37 कब्रें मिली है कुल मिलाकर के। कितनी, 37। इसलिए इस कब्रिस्तान को नाम क्या दे दिया, R37। ये प्रश्न हाल ही में अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में। R37 क्या है, तो हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान, ठीक है ना। 37 कब्रें मिली इस प्रकार की, ठीक है। उसके बाद में देखो लोगों ने क्या करा कि इस तरीके से दफनाते दफनाते बोर हो गए, तो कुछ थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा, तो इस प्रकार से दफनाना स्टार्ट कर दिया। यहां आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक आकृति बन रही है। कैसी आकृति बन रही है, अंग्रेजी का H देखा है आपने, ठीक है ना, H के आकार की आकृति बन रही है, यस और नो। तो ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए देखो इसको नाम दे दिया क्या, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान H की आकृति बन रही है ना, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, कब्रिस्तान H। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है, कब्रिस्तान है। क्या है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान कौन सी दिशा की तरफ बने हुए थे, दक्षिणी दिशा की तरफ। कितने प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं, 2 प्रकार के, एक तो R37 और दूसरा H। जब हमने सेंधव सभ्यता की लिपि की बात करी थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंधव सभ्यता की लिपि के साक्ष्य में हमें हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान H से मिलते हैं। ये वही कब्रिस्तान H है। आगे बात समझ में क्लियर है। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा, ये संपूर्ण नगर नियोजन मैंने आपको बता दिया है। अब यहां से देखो, इस ईंटों के चबूतरे का क्या काम था भाई। महिलाएं भी तो कहीं ना कहीं अपना टाइम पास करेगी। तो जैसे एक महिला इस घर से आ गई, ठीक है ना, एक महिला सामने वाले घर से आ गई यहाँ से, ठीक है ना, और कुछ महिलाएं इधर से आ गई, कुछ इधर से आ गई। ये सारी महिलाएं आती थी इधर, और इधर आकर के आमने सामने यहाँ पर बैठती थी इस चबूतरे के ऊपर। ये लो साहब, पालथी लगा करके आमने सामने बिल्कुल चबूतरे के ऊपर क्या कर देती थी, बैठती थी। ये लो 4 महिलाएं इकट्ठी हो गई। अब 4 महिलाएं इकट्ठी होंगी तो क्या करेंगी बताइए, हैं, काम करेगी। क्या काम करती थी, अन्न साफ करती थी। क्या करती थी, यहाँ इस चबूतरे से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से भी हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो चबूतरा था, यहाँ चबूतरे पर आकर के महिलाएं जो थी, चबूतरे पर आकर के महिलाएं क्या करती थी, अनाज साफ करने का कार्य करती थी। अनाज यहाँ से लेकर के आती थी, क्योंकि बड़े बड़े जो अन्नागार होते थे वो कहाँ पे बने हुए थे, दुर्ग टीले में। कौन से टीले में, दुर्ग टीले में। दुर्ग टीले से ला करके देखो, ध्यान से सुनना, क्या करती थी वो, यहाँ आकर के बैठ करके अनाज साफ करती थी। क्या करती थी,
अनाज साफ करती थी। तो आ गई बात समझ में, क्लियर है क्या प्रयोजन था इसका। ठीक है, हमने बात कर ली दुर्ग टीले की, हमने बात करी नगर टीले की। दुर्ग टीले को क्या कहा जाता था, पश्चिमी टीला भी कहा जाता था। इसी को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, माउंट एबी की। नगर टीले को पूर्वी टीला कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार जो था वो पूर्व दिशा की तरफ था। दक्षिणी दिशा की तरफ यहाँ से हमें दो प्रकार के कब्रिस्तान मिलते हैं, एक तो R37, दूसरा एच, दूसरा क्या है एच। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब ये सारी की सारी चीजें यहाँ से क्या क्या विशेष महत्वपूर्ण और बातें हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिखने वाला हूं। ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो है ये हड़प्पा से प्राप्त जो अन्नागार है, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार, इस प्रकार से अन्नागार थे। यहाँ पर भी कुछ कोठियों के जो है साक्ष्य मिलते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अब सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। ये पूरा का पूरा हड़प्पा का ये नगर है। ये क्या आपका हड़प्पा नगर है। इस प्रकार से देखो मकान बने हुए हैं, इस प्रकार से क्या बने हुए, मकान बने हुए। यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये नाली व्यवस्था है। क्या है, नाली व्यवस्था दिखाई दे रही होगी। ये बड़े बड़े जो मकान है, देखो इसके मकानों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे, गलियों में। कहाँ खुलते थे, गलियों में खुलते थे। तो ये इस प्रकार का पूरा पूरा हड़प्पा नगर का नियोजन है। हड़प्पा नगर विन्यास, नगर विन्यास। आगे बात समझ। ये इस तरीके से देखो ईंटों से, पक्की ईंटों से बने हुए मकान होते थे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दुर्ग टीला। तो दुर्ग टीले में यदि पहली बात करें तो नदी के पेटे पर स्थित था, नदी के पेटे पर। पहली चीज नदी के पेटे पर स्थित। दुर्ग टीले से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, 6-6 की पंक्तियों में दो, सॉरी माफ कीजिएगा, 6-6 की पंक्तियों में 6-6 की दो पंक्तियां हो गई। ठीक है ना, कुल 12 अन्नागार मिलते हैं, कुल 12 अन्नागार मिलते हैं। ठीक है, और यही अन्नागार से, ध्यान से सुनिएगा, अन्नागार से, अन्नागार से गेहूं व जौ के साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं व जौ के, गेहूं व जौ के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, प्रथम साक्ष्य। विशेष बात आप लोगों को याद रखनी है, क्या मैंने आपको बताया, नोट लगा के लिख रहा हूं यहीं पर। उत्तम किस्म की, ठीक है ना, बढ़िया अच्छी किस्म है ना, उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य बनावली से मिलते हैं। दूसरी चीज, अब यहां पर एक चीज और, फिर से नोट में नोट कि हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार
हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार संपूर्ण सेंधव सभ्यता की, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण सेंधव सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। दूसरी सबसे बड़ी इमारत, ठीक है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लोथल का गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा सब संपूर्ण सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्य अवशेष क्या क्या मिले हैं? अन्य अवशेष, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। प्रशासनिक भवन, प्रशासनिक भवन, श्रमिक आवास, दूसरा यदि हम बात करें तो मजदूरों के बैरक, मजदूर बैरक। इसके अलावा यदि हम बात करें तो दुर्ग टीले के नदी पेटे क्षेत्र से, नदी के पेटे के क्षेत्र से, दुर्ग टीले की नदी के पेटे के क्षेत्र से कुछ नाव के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं, कुछ नाव के साक्ष्य। ठीक है, क्लियर। दुर्ग टीले के सामने ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, चबूतरा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं नगर टीले की, नगर टीला। तो ध्यान से सुनिएगा, मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में, पूर्वी दिशा में। फिर नेक्स्ट बात क्या कि नगर टीले की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
समकोण पर काट देती। और समकोण पे काटने के कारण इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति, सर्कस पद्धति या ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न, या इसी को क्या कहा जाता है, मेष पद्धति। कहा जाता था। आगे बात समझिए। नेक्स्ट, मकानों के दरवाजे गलियों में एक दूसरे के आमने सामने, गलियों में एक दूसरे के आमने सामने। अब यहां विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं आपको लिए कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता में, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खोलते थे, मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। ठीक है, अगली बात हम लोग करते हैं कि नगर टीले के दक्षिणी भाग से दो प्रकार के कब्रिस्तान कब्रिस्तान कौन कौन से, एक तो मिला है आपका R37, R37, और दूसरा आपका मिला कब्रिस्तान H, कब्रिस्तान H। अब कुछ चीजें आपको और याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है कि इसी कब्रिस्तान H से हड़प्पा लिपि के साक्ष्य मिले हैं। कब्रिस्तान H से हमें हड़प्पा लिपि के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। दो प्रकार के कब्रिस्तान है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति इसको कहा गया, या इसी को ग्रिड पैटर्न या इसी को मेज पद्धति भी कहा जाता था। बातें क्लियर है। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण और बता रहा हूं दोस्तों कि वेरी मस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि ऋग्वेद में, कौन से वेद में, ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियोपिया कहा गया है।
ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या कहा गया है? हर्यूपिया कहा गया। ये महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे नगर नियोजन की। किसकी बात कर रहे थे? नगर नियोजन की। यदि हम बात करें इसमें संपूर्ण सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता, जो संपूर्ण हड़प्पा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इसका नगर नियोजन और इसकी नाली व्यवस्था, इसकी नाली व्यवस्था संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, हंसते खिलखिलाते रहें और आपको ईश्वर आपकी मनवांछित सफलता प्रदान करे। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।